हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको भाषा का अगला रूप पढ़ाने जा रहे हैं। बोली। बोली, लिपि, साहित्य और व्याकरण, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बोली के विषय में। बोली क्या होती है? बोली भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। जो भाषा होती है वो तो पूर्ण रूप से विकसित होती है, वो मानक भाषा कहलाती है। मानक भाषा होती है वो, और वो विद्वानों के द्वारा परिष्कृत होती है। बिल्कुल व्याकरण के रूप में वो खरी उतरती है, व्याकरण के स्तर पर, और वह भाषा होती है पूर्ण रूप से विकसित। और बोली क्या है? बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है। बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है, और बोली को क्षेत्रीय भाषा भी कहा जाता है। अधिकांशतः बोली के अंतर्गत कोई भी साहित्य की रचना नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ साहित्यकारों ने इसमें रचना की है। जैसे तुलसीदास जी ने की है रामचरितमानस की, और कवितावली की अवधी भाषा में की है। सूरदास जी ने की है सूरसागर की ब्रज भाषा में की है, लेकिन प्राय इसमें रचना नहीं होती बोली में। तो अब इसकी परिभाषा क्या होती है? भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। तो नोट डाउन कर देते हैं बोली की परिभाषा। बोली भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। बोली कहलाता है। यानी यह साधारण बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग की जाती है। अधिकांशतः हम देखते हैं अपने घरों में, अपने आसपास थोड़ी साहित्य से हटके बोली बोली जाती है, तो वह भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। अब दूसरा टॉपिक आता है हमारा लिपि। लिपि क्या होता है? लिपि का अर्थ होता है लिखना। जब भाषा का प्रारंभ हुआ था तो सभी ने अपने चित्र बनाने शुरू किए थे, ताकि वो अपने विचारों को किसी के समक्ष पहुंचा सके। अब बात यह आती है कि अपने दूर रिश्तेदारों के पास, अपने कहीं मिलने वाले के पास, या किसी भी के भी पास हम अपनी बात को किस तरीके से पहुंचाएं। तो उसके लिए आवश्यक है कि भाषा में एक रूपता हो। तो उसके लिए कुछ चिन्हों का उपयोग किया गया। तो जो हमारे मुख से उच्चारण हुआ उनके लिए कुछ चिन्ह बनाए गए, और जो मुख से जो ध्वनि निकली, उनको लिखने का जो तरीका है, उनको लिखने के तरीके को ही हम लिपि कहते हैं। तो यानी हमारी परिभाषा क्या बनी? उच्चरित ध्वनियों को लिखने की विधि को ही लिपि कहते हैं। ठीक है, ताकि हमारी भाषा में एक रूपता आ जाए और हम एक बात को एक ही तरीके से किसी को समझा सकें। तो हमारी परिभाषा क्या हुई? लिपि की परिभाषा क्या हुई? मुख से उच्चरित ध्वनि को
के रूप में लिखा जाना लिपि कहलाता है। लिपि कहलाता है। अर्थात जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। अगर हम कोई अक्षर बोलते हैं, अगर ये हम चिन्ह ना बनाते, तो किसी को हम कुछ बात समझाना चाहते हैं, हम समझा रहे हैं, मान लीजिए राम बाजार जाता है। अब हमारे लिए तो ये चिन्ह है, ये जैसे राम बाजार जाता है। लेकिन अगर ये चिन्ह ना होते, ये चिन्ह, अब मान लीजिए अगर हमें राम लिखना है तो रे लिखेंगे, आ की मात्रा लगाएंगे, मैं लिखेंगे, सबको पता है कि हम राम इसी तरीके से लिखेंगे। ऐसे ही बाकी आगे के अक्षर भी हम उसी तरीके से लिखेंगे जैसे हम बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम ये ना बनाते, ये चिन्ह ना बनाते कि रे को हम ऐसे लिखेंगे, मैं को ऐसे लिखेंगे, बै को ऐसे लिखेंगे, तो हमारी लिपि में एक रूपता ना आ पाती। तो हम जो किसी को जो समझाना चाह रहे हैं वह बात उसको समझ में ही नहीं आ पाती। तो आई थिंक सो लिपि भी आपको क्लियर हो गया होगा। मुख से उच्चारित ध्वनि को चिन्ह के रूप में लिखा जाना लिपि कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में उच्चारित ध्वनि को लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अब आगे कुछ भाषाओं की लिपि हम देख लेते हैं। संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है। ये इतनी भाषाएं मराठी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, बोडो, इन सब की लिपि देवनागरी ही है। ये सारी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, जर्मन की भी रोमन है, फ्रांसीसी की लिपि क्या है? रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी और बंगाली की बांग्ला लिपि है। ये सारी भाषाओं की ये लिपियां हैं। अधिकांशतः परीक्षाओं में भी इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेंगे कि पंजाबी की कौन सी लिपि है? पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? अंग्रेजी की लिपि है रोमन। नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं हम साहित्य। साहित्य क्या होता है? आप पुस्तकें पढ़ते हैं। कितनी पुस्तकें आप पढ़ते हैं? हिंदी की, अंग्रेजी की पुस्तकें। तो ये कैसे लिखी जाती हैं, क्या कहाँ से ये आती हैं? तो किसी भी भाषा का संचित ज्ञान कोश ही हमारा साहित्य कहलाता है। क्या कहलाता है साहित्य? किसी भी भाषा के ज्ञान को, यानी हमारे अंदर जो ज्ञान है
उसको लिखने का तरीका, यानी उसका जो संचित ज्ञान कोश है, यानी हमारा इकट्ठा जो ज्ञान है उसको लिखने का तरीका, उसको लिखने का वो ज्ञान साहित्य कहलाता है। और साहित्य कितने प्रकार का होता है? साहित्य होता है गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य कौन सा होता है? जैसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में लिखते हैं, जो साधारण भाषा में लिखा जाता है, साधारण बोलचाल में जैसे अब हम बात कर रहे हैं तो ये लिखा जाता है, तो जिसके बारे में आप पढ़ते हैं जैसे कहानी है, संस्मरण है, जीवनी है, ये सारी जो चीजें होती हैं ये गद्य साहित्य के अंतर्गत आती हैं। और पद्य साहित्य कौन सा होता है? जब हम किसी भी काव्य की तरह लिखते हैं, तुकबंदी में लिखते हैं, लय में लिखते हैं, ताल में लिखते हैं, तो वह हमारा साहित्य का पद्य रूप कहलाता है। तो हमारे साहित्य कितने प्रकार के हो गए? हमारे साहित्य दो प्रकार के हो गए, एक गद्य साहित्य और एक पद्य साहित्य। तो पहले अब हम साहित्य की परिभाषा लिख लेते हैं। किसी भाषा के संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य कितने प्रकार का होता है? साहित्य कितने प्रकार का होता है? साहित्य दो प्रकार का होता है। साहित्य दो प्रकार का होता है। नंबर एक गद्य साहित्य और नंबर दो पद्य साहित्य। पद्य साहित्य इसके उदाहरण है कहानी, संस्मरण, लेख आदि। इसके हैं कविता, दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद आदि। तो इसको बच्चों नोट डाउन कर लेंगे। अब अगला टॉपिक हमारा आता है व्याकरण। तो व्याकरण क्या होता है? किसी भी भाषा को अगर हम सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसका व्याकरण सीखना पड़ेगा। अगर हमें किसी भाषा को सीखना है तो उसको उसके व्याकरण को सीखना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। तो व्याकरण क्या है? अब हम व्याकरण की परिभाषा देख लेते हैं। व्याकरण
व्याकरण वह शास्त्र है व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा का शुद्ध लिखना शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना सीखते हैं यानी अगर हम किसी भी भाषा को सीख रहे हैं तो हमें व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना व्याकरण के हम किसी भी भाषा को ना तो शुद्ध बोल सकते हैं, ना शुद्ध पढ़ सकते हैं और ना ही शुद्ध लिख सकते हैं। तो अब यह हमारा व्याकरण का टॉपिक खत्म हुआ। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। सबसे पहले कौन सा होता है? व्याकरण के अंग। अंग 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और फिर है वाक्य विचार। कल हम वर्ण विचार के विषय में पढ़ेंगे। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।